राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि पेशे से वकील भी रह चुके हैं, उन्होंने ऑल इंडिया स्टेट जुडिशियल एकेडमिक्स डायरेक्टरेट्स की रीट में ये कहा कि उच्च न्यायालयों में वादी को अपने ही मामले में दिए गए फैसले को समझने में संघर्ष जो है झेलना पड़ता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि उच्च न्यायालयों को अपने अपने क्षेत्रों की लोकल भाषा में जो जन कल्याणकारी फैसले हैं उनका अनुवाद कराने की और उसको उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। न्यायालयों में भाषा का मुद्दा, ये मुद्दा हमेशा से ही चर्चा में रहता है, क्योंकि अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो लगभग 43% जो लोग हैं वो अपनी प्राथमिक भाषा हिंदी को स्वीकार करते हैं। इसके अलावा 30% लोग जो हैं हिंदी को अपनी द्वितीय भाषा स्वीकार करते हैं और अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा को प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर बात की जाए अंग्रेजी भाषा की तो केवल 0.2 यानी कि 0.2% लोग ही अंग्रेजी को अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। इस डेटा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारे उच्च न्यायालयों में जो कार्रवाई करने के लिए मैंडेटेड लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। एक देश जिसमें केवल दशमलव में लोग एक भाषा को अपनी प्राथमिक भाषा मानते हैं, वहाँ पे इस तरह की स्थिति का होना बेहद विचित्र है। इसी संदर्भ में 2020 में भी ये मुद्दा चर्चा में आया था, जब हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस याचिका में इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। दरअसल इस अधिनियम के द्वारा हरियाणा के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें एकमात्र आधिकारिक भाषा हिंदी हो, ऐसा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब ये कहकर याचिकाकर्ता को वापस लौटा दिया था कि आपको ये अपील पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर न्यायालयों में भाषा ये मुद्दा चर्चा में क्यों है, क्या हमारे यहाँ संवैधानिक प्रावधान है जो भाषा को नियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जो हमारा राष्ट्रभाषा अधिनियम है वो इस बारे में क्या कहता है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि उच्च न्यायालयों जो कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में हायरार्की में ऊपर आते हैं और अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनमें भाषा को लेकर अलग अलग प्रावधान क्यों है और वो किन जो है अधिनियमों से रेगुलेट होते हैं। इसके अलावा हम वीडियो के अंत में एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, और हम कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए कुछ प्रश्न भी आपको देंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। तो भारत के न्यायालयों में भाषा ये हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, उसके बाद एक बैकग्राउंड समझेंगे, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया संबंधित प्रावधान देखेंगे, अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा के ऊपर बात करेंगे, और फिर अंग्रेजी के प्रयोग के विरुद्ध तर्क क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी का उपयोग करने का महत्व क्या है ये हम जानेंगे, एक वे फॉरवर्ड देखेंगे और एंड में हम जो है अपने प्रश्न को देखेंगे। देखिए, हमने हमेशा से ही ये कोशिश की है, हमारी टीम ने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक जो है तैयार कराने की कोशिश स्टार्टिंग से ही की है। अगर आप इस बार जो मुख्य परीक्षा हुई है उसका कोई भी प्रश्न पत्र देखेंगे तो किसी भी मुद्दे की एक पूरी व्यापक समझ होना बेहद जरूरी है। प्रश्नों को देखकर ऐसा स्पष्ट रूप से जो है जाहिर हो जाता है। तो जब तक आप किसी भी मुद्दे को, कंटेक्स्ट तो आपका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसलिए वो करंट में है, न्यूज़ में है, लेकिन हमेशा उसका बैकग्राउंड क्या, उसके प्रावधान है, कौन सी वैधानिक संस्थाएं उसके पीछे काम करती है, या फिर अगर साइंस एंड टेक की बात की जाए तो कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है। किसी भी प्रश्न पत्र की आप बात कर लीजिए, जब तक आपको किसी भी टॉपिक की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं होगी तब तक आप मुख्य परीक्षा में जैसे प्रश्न आ रहे हैं उनका उत्तर बेहद जोरदार तरीके से नहीं दे पाएंगे।
करेंगे। इसके अलावा प्रीलिम्स की परीक्षा में भी अब आपको काफ़ी डीप नॉलेज होने की ज़रूरत है, जो हाल ही में परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ है। तो इसीलिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भी कोशिश किया करें कि किसी भी टॉपिक को डिटेल में ही पढ़ा कीजिए। आइए वापस आते हैं अपने आज के वीडियो पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मामला चर्चा में क्यों है। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना का मामला चल रहा था, जिसमें जो व्यक्ति इसको फेस कर रहे थे, एक पत्रकार थे, उनको न्यायालय ने केवल ये कहते हुए अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा कि उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है। तो इसीलिए ये जो है मुद्दा चर्चा में। यहाँ देखिए द हिंदू की ये एक न्यूज़ है जो कि जनवरी 5, 2022 की है कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज इन हाई कोर्ट, ये गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है। इसी को हम आज जो है समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करते हैं पृष्ठभूमि। देखिए भारत में मुगल काल में उर्दू से जो है फारसी की तरफ एक संक्रमण का दौर आया, जो कि न्यायिक जो हमारी अदालतें थी वहाँ पर देखा गया। उसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भी जो निचली अदालतें थी उनमें तो यही जारी रहा, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को ले आए वो, और साथ में क्या है, एक कोडिफाइड प्रणाली यानी कि एक संहिताबद्ध प्रणाली की उन्होंने शुरुआत की। एक छोटी सी हिस्ट्री थी जो हमने जानी। उसके बाद देखिए जब भारत का संविधान लागू हो गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 343 है वो ये प्रावधान करता है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, ऐसा किसकी, संघ की आधिकारिक भाषा। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हिंदी एक राजभाषा है। दोनों में फर्क है। संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी यानी कि हमारे यहाँ जो सरकार है वो जो उसके कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे, इसलिए एक राजभाषा है। लेकिन सारी जो कि हमारे इस यूनियन की अलग अलग यूनिट्स हैं यानी कि स्टेट्स हैं, उनको अपनी अपनी भाषाओं में काम करने की स्वतंत्रता है। तो इसलिए कोई एक राजभाषा जो है हमारे यहाँ नहीं है। तो आर्टिकल 343 यही कहता है कि संघ की जो आधिकारिक भाषा है वो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। हालांकि ये अनिवार्य किया गया था कि भारत के संविधान के प्रारंभ से लेके 15 सालों तक, 1950 में आपका संविधान लागू हुआ, उसके बाद आपके 15 सालों तक जो है अंग्रेजी ही आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग जो है जारी रहेगा। इंग्लिश का प्रयोग जो है 15 सालों के लिए जारी रहेगा। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक प्रावधान किया गया था। इसके बाद देखिए आगे प्रावधान ये किया गया कि उक्त अवधि के दौरान यानी कि इस 15 साल की ड्यूरेशन में जो राष्ट्रपति होंगे, वर्ड ध्यान रखने हैं, जो राष्ट्रपति होंगे वो अंग्रेजी भाषा के अलावा, अंग्रेजी भाषा तो चल सकती ही है, इसके अलावा किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए हिंदी भाषा के उपयोग को अधिकृत करने के लिए जो है अधिकृत कर सकते हैं। यानी कि 15 साल तक तो आपको अंग्रेजी में ही काम करना होगा। ट्रांजिशन पीरियड एक जो है इतना दिया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स चले गए और भारत स्वतंत्र हो गया, तो एक भाषा में चेंज करने के लिए कुछ टाइम की ज़रूरत थी, वो 15 साल दिया गया। लेकिन इस 15 साल की अवधि के अंदर अगर राष्ट्रपति चाहें तो जो संघ के आधिकारिक उद्देश्य है उनके लिए किसी और भाषा को भी जो है अधिकृत कर सकते हैं। ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था। ये तो थी राज्यों की बात, या ये तो थी केंद्र की बात। अब हम करते हैं राज्यों के लिए क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 345, ये आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 345 कहता है कि जो राज्य का विधान मंडल है, जो लेजिस्लेटिव आपकी असेंबली है, वो कानून के द्वारा राज्य में उपयोग की जाने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को या फिर हिंदी को राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अपना सकता है। समझते हैं।
आर्टिकल 343 ने बात की केंद्र के बारे में, आर्टिकल 345 बात करता है राज्य विधानमंडल के बारे में। इसमें ये बताया गया कि राज्य या तो अपनी किसी क्षेत्रीय भाषा को, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट की भाषा ले लीजिए, कोई भी भाषा आप ले लीजिए उसको, या फिर हिंदी को, या एक से अधिक भाषा को अपने आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग जो है कर सकता है। ये पावर राज्य विधानमंडल के पास है। यानी कि राज्य सरकारें अपने राज्य में कौन सी भाषा उस राज्य की भाषा के रूप में कार्य करे, ये अधिकृत कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है, ये 15 मार्च 2021 की न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि कोर्ट जजमेंट शुड बी इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज फॉर सिटीजन्स हु अप्रोच कोर्ट। यानी कि जो नागरिक न्यायालयों की तरफ अप्रोच करते हैं, उनकी जो कोर्ट के जो फैसले हैं या कोर्ट की जो भाषा है वो आसान और समझ में आने वाली होनी चाहिए नागरिकों के लिए। तो बात कर रहे थे हम कुछ संवैधानिक प्रावधानों की, केंद्र और विधानमंडल के लिए हमने समझा। अब बात करते हैं आर्टिकल 343 क्लॉज 1 की। ये कहता है कि 14 सितंबर 1949 को अंग्रेजी के साथ जो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी है उसको देश की आधिकारिक भाषा के रूप में जो है अपनाया। ठीक है, ये उन्होंने कहा। उसके बाद जो अनुच्छेद 348 है, आर्टिकल 348 है, वो सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। अब हम न्यायालय की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का प्रावधान है। ये कहता है कि अंग्रेजी, इंग्लिश जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट की कामकाजी भाषा के रूप में तब तक निर्धारित होगी जब तक कि संसद कानून के द्वारा कोई विशेष व्यवस्था ना कर दे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज, देखिए जब हमने केंद्र की आधिकारिक भाषा की बात की थी तो 15 साल का एक टाइम जो है दिया गया था कि 15 साल तक इंग्लिश एक लैंग्वेज होगी, उसके बाद राष्ट्रपति चाहे तो दूसरी भाषाओं को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम की बात नहीं है, यहाँ पे सीधे बोला गया है कि देखिए अंग्रेजी जो है एक भाषा होगी सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन अगर संसद चाहे, यहाँ पे पार्लियामेंट अगर चाहे, यहाँ पे देखिए वर्ड पार्लियामेंट है, तो कानून के द्वारा यानी कि कोई जो है एक्ट पारित करके विशेष रूप से कुछ अन्य भाषाओं को जो है आप लागू कर सकते हैं। जब तक कि संसद कुछ जो है अलग दूसरी भाषाएं नहीं कर देता, मतलब कानून नहीं बना देता, तब तक अंग्रेजी जो है सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज रही होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो है इन थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज को आसान भाषा में समझाने में सफल रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बात की जाए 348(1) की, तो 348(1) कहता है कि हाई कोर्ट में, अब उच्च न्यायालय की बात हो रही है, इससे पहले हमने उच्चतम न्यायालय की बात की, हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा का जो है प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद जो आर्टिकल 348 क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि किसी राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अपने हाई कोर्ट की कार्रवाई में जो राज्य की आधिकारिक भाषा है उसके उपयोग को अधिकृत कर सकता है। हमने पहले देखा कि राज्य विधानमंडल के पास ये शक्ति है कि वो अपनी किसी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी को अपनी भाषा बना सकता है। इसी तरह हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश रखी गई, लेकिन 348(2) ने ये कह दिया कि जो भारत का राज्यपाल है वो प्रेसिडेंट से पहले अनुमति ले ले, उसके बाद जो हाई कोर्ट के समक्ष कार्रवाई होगी उस हाई कोर्ट में, जिस राज्य का वो हाई कोर्ट है, उस राज्य की भाषा को वहाँ पे यूज करने के लिए अधिकृत जो है कर सकता है। ये हमने देखा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, एक बात तो साफ है कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बना देती है तब तक ये इसी तरीके से चलता रहेगा। मतलब भाषा में परिवर्तन करने की शक्ति कोर्ट के पास नहीं, शासन के पास है। तो यही बात यहाँ पे रखिए कि जब तक पार्लियामेंट कोई नया कानून नहीं बना देती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहेगी, क्योंकि भाषा को बदलने का अधिकार अदालतों के पास नहीं बल्कि शासन के पास है। नेक्स्ट हम समझते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ हाई कोर्ट्स में अपनी लैंग्वेज बदली गई है। देखिए
जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है वहाँ पे अंग्रेजी ही सभी कार्रवाइयों के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन मैंने आपको जनगणना का एक डाटा दिया था। इसी कंटेक्स्ट में आप देखिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय हैं और जो उच्च न्यायालय, कुछ उच्च न्यायालयों को छोड़कर जिनकी बात हम अभी करेंगे, उनको छोड़कर जो समूची प्रक्रिया है न्यायालय में वो अंग्रेजी में होती है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी बहुत सारे आम आदमी की समझ से तो परे भाषा है। तो कई बार ये मांग उठी है कि मुकदमा दायर करने का और जो फैसला सुनाने का प्रावधान है वो हिंदी और साथ में अन्य भारतीय भाषाओं में भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत विविधताओं से एकदम प्रफुल्लित एक देश है। यहाँ पे जैसे एक बगीचे में अनेक पुष्प होते हैं, ऐसे ही भारत में अलग अलग पुष्पों जैसी भाषाएं हैं। इसके अलावा देखिए, जो ये वादी है, मान लीजिए किसी मुजरिम को कोई सजा मिली है, किंतु उसे ये पता ही नहीं चला कि किन तथ्यों के आधार पर या फिर वो कौन सी चीज़ें थी जिसके आधार पर उसको सज़ा मिली है, उसको समझ ही ना आए, तो ये न्याय की भावना के विरुद्ध हो जाता है। अधिकतर केसेस में क्या होता है, जो वादी और प्रतिवादी होते हैं उनको अपने वकील से सिर्फ इतना ही पता चल पाता है कि उनकी हार हुई है या जीत हुई है। फैसले की डिटेल्स वो लोग नहीं समझ पाते और कई बार तो ये केवल न्यायाधीश और वकील के बीच की बातचीत ही बनकर रह जाती है। इसके अलावा देखिए कि जो न्याय का बुनियादी सिद्धांत है ये हमें आर्टिकल 21 में मिलता है, क्योंकि आर्टिकल 21 निजता का जो अधिकार है उसके अंदर न्याय के अधिकार को मान्यता मिली है। साथ ही अगर आर्टिकल 19 की बात की जाए तो वो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान की जो 8वीं सूची में शामिल भाषाएं हैं उसमें से किसी भी भाषा में हो सकती है। यानी कि अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपनी खुद की लैंग्वेज को यूज़ करने का राइट दिया है। फिर वो न्याय के मंदिर जहाँ पर एक आम आदमी इस आस में जाता है कि उसको न्याय मिलेगा और वहाँ की कार्यवाही उसकी सामान्य बुद्धि को समझ ही ना आए, तो ये अवश्य ही न्याय की भावना के विपरीत हो जाता है। देखिए, मुकदमा जब दायर करने की जो ये प्रणाली है या इस पूरी जो ये प्रक्रिया है, इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक आपका जो प्रथम जानकारी प्रतिवेदन होता है, देखिए एफआईआर जो हो गई ये आपकी अपनी लैंग्वेज में लिखी गई। दूसरी क्या होती है, जो साक्षी के या फिर जो वादी प्रतिवादी हैं इनके बयान, ये हिंदी में या जो भी भाषाएं हैं उसमें दर्ज हो जाते हैं। लेकिन जो जज साहब हैं या जो वकील हैं उनके बीच की सारी जगह क्या है, इंग्लिश में होती है। तो कई बार साक्षी ने अपना जो बयान दर्ज कराया है उसका अनुवाद जब अंग्रेजी में किया जाता है तो वो भी अर्थ का अनर्थ कर देता है, क्योंकि मातृभाषा में जो है कुछ और कंटेक्स्ट हो सकता है, जबकि दूसरी भाषा में, क्योंकि देखिए भावनात्मक जुड़ाव भाषा से रहता है, दूसरी भाषा में जब आप उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो कई बार मीनिंग चेंज होने से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसीलिए ये इतना मुद्दा महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ हाई कोर्ट्स को छोड़कर वो कौन कौन से हाई कोर्ट है। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने अपने संबंधित हाई कोर्ट के समक्ष कार्रवाई में हिंदी के उपयोग को पहले से ही क्या है, अधिकृत कर दिया है। लेकिन ये प्रावधान ये भी है कि इस खंड में कुछ भी हाई कोर्ट का कोई निर्णय हो, डिक्री हो या आदेश हो, उस पर ये लागू नहीं होगा, जिसका अर्थ ये है कि निर्णय केवल अंग्रेजी भाषा में सुनाए जाएंगे। तो मुद्दा वहीं पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर किसी भी हिंदी या किसी अन्य भाषा में कोई निर्णय, आदेश या डिक्री पारित किए जाने का जो है आदेश सुनाया जाता है तो उसका भी अंग्रेजी में अनुवाद अवश्य होना चाहिए, ऐसे प्रावधान है। इसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय में एक नियम है, यदि कोई वादी इन पर्सन कोर्ट के सामने उपस्थित होना चाहता है, यानी कि वो कोई वकील नहीं रखता, स्वयं ही अपना पक्ष जो है न्यायालय के सामने रखना चाहता है, तो उसको केवल अंग्रेजी में ही बोलना और बहस करना
पड़ता है, ये भी एक नियम है। तो अभी हाल ही में जब मैंने आपको बताया था कि ये मुद्दा चर्चा में क्यों है, तो जिन पत्रकार पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चल रहा था, उन्होंने इन पर्सन रह के अपने जो है पक्ष को रखना चाहा था, और क्योंकि वो गुजराती भाषा में बोल रहे थे, इसीलिए हाई कोर्ट की तरफ से उनको निर्देश दिए गए कि आपको अंग्रेजी में बोलना होगा। नेक्स्ट देखिए कि 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम बनाया। मैंने आपको बताया था 1950 में संविधान लागू हुआ, 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रावधान किया गया था और कहा गया था इसी बीच राष्ट्रपति जो है कुछ चेंजेस करेंगे। तो 1963 में जो है राजभाषा अधिनियम आया। इसकी जो धारा 7 है वो किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हाईकोर्ट द्वारा पारित कोई भी निर्णय, डिक्री या आदेश के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी या उस राज्य की जो क्षेत्रीय आधिकारिक भाषा है उसके उपयोग को अधिकृत करने का अधिकार देती है। यानी कि इसकी धारा 7 कहती है कि राज्यपाल चाहें तो उस राज्य की जो भाषा है उस भाषा को जो है आप अपने हाई कोर्ट की भाषा भी बना सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ। लेकिन जो राजभाषा अधिनियम है, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट का कोई उल्लेख नहीं करता है, और सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्चतम न्यायालय में कार्रवाई, अभिवचन, तर्क और निर्णय में जो है अंग्रेजी ही एकमात्र भाषा है। ठीक है, अब देखिए क्या संसद ने इस बारे में कोई पहल की है। हमने जाना कि जो भी कुछ हाथ में है वो संसद के ही है। तो देखिए संसद में क्या है, राजभाषा उच्च न्यायालय राजभाषा का उपयोग विधेयक 2016 और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय राजभाषा का उपयोग विधेयक 2018, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ये जो है लाए गए थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग का अनिवार्य करने का प्रावधान करते थे, लेकिन इनको लेकर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, मतलब कुछ हुआ नहीं है अभी तक। विधि आयोग क्या कहता है इस बारे में, तो विधि आयोग की रिपोर्ट आई थी 2016 में और उन्होंने इस मुद्दे की चर्चा की थी। उन्होंने दरअसल ये कहा, उनकी जो रिपोर्ट संख्या 216 थी, उसमें उन्होंने कहा कि भाषा देखिए भारत के लिए एक अत्यधिक भावनात्मक मुद्दा है और इसमें जो है एक एकीकरण और राष्ट्रीय एकता की शक्ति तो है, लेकिन अगर लोगों के किसी भी वर्ग पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज ये क्या है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो भाषा नहीं थोपी जानी चाहिए, इस बात को तो सभी स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया है इस बारे में, तो जी हाँ, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल जो है की थी। तो ये आप पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने जो इतनी में बात की, ये हमने उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों की बात की। अब हम अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति है। देखिए उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो सभी न्यायालयों की भाषा है वो आमतौर पर वही रहती है जो जब तक राज्य सरकार निर्धारित ना कर दे तब तक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रारंभ में भाषा के रूप पर होती है। क्या मतलब हुआ, जब आपकी सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 लागू हुआ था, उस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज हो रही थी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, जब तक राज्य सरकारों ने कुछ चेंज ना कर दिया हो तब तक वही रहती है। अगर उन्होंने चेंज कर दिया तो वो चेंज हो गई होगी। अधीनस्थ न्यायालयों में भाषा के प्रयोग के संबंध में प्रावधान यह है कि जो नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 137 है, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 137, इसके तहत जिला न्यायालयों की भाषा अधिनियम की भाषा के समान होगी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जाए तो अधिनियम के टाइम पे जो थी, ठीक है, उस जो अधिनियम की भाषा है वही जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लैंग्वेज भी होगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए राज्य सरकारों के पास जो है न्यायालयों की कार्रवाई के विकल्प के रूप में किसी भी क्षेत्रीय भाषा को घोषित करने की शक्ति है, ये हम समझ चुके हैं।
हालांकि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो अंग्रेजी में निर्णय, आदेश और डिक्री जो है पारित की जा सकती है। राज्य सरकार चाहे तो चेंज कर सकती है लैंग्वेज, लेकिन मजिस्ट्रेट जो है फैसले फिर भी इंग्लिश में सुना सकते हैं। साक्ष्यों को दर्ज करने का जो कार्य है वो राज्यों में प्रचलित भाषा में किया जाएगा। जो अभिवक्ता है उन अगर वो अंग्रेजी नहीं समझते हैं तो उसके अनुरोध पर अदालत की भाषा में अनुवाद उपलब्ध भी कराया जाएगा और इसकी लागत भी अदालत के द्वारा ही उठाई जाएगी। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ये स्थिति है कि पहली बात तो इसके बारे में जो शक्ति है वो राज्य सरकार के पास है। दूसरा ये कि साक्ष्यों को शामिल करने के लिए वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसका यूज़ किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हो तो ट्रांसलेशन की सुविधा मिलेगी और इसका खर्चा भी जो है अदालत ही उठाएगी। अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा जो 272 है, वो ये कहती है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के अलावा अन्य सभी न्यायालयों की भाषा का निर्धारण करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हाई कोर्ट्स की लैंग्वेज को छोड़ के जो अन्य सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनकी भाषा के बारे में निर्णय राज्य सरकार करेगी। ऐसा आपकी जो है ये पीनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 272 कहती है। ध्यान रखना है ये पॉइंट। उसके बाद देखिए मोटे तौर पर इसका क्या मतलब निकलता है। मतलब ये निकलता है कि जिला अदालतों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्षेत्रीय भाषा होगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कि आपकी गवर्नमेंट ने बोला है उस हिसाब से लोकल लैंग्वेजेस यूज होती है। इसका जो है मोटे तौर पर ये निकलता है। उच्च न्यायालय जो है गवर्नमेंट की इस पावर में नहीं आते। यहाँ पे देखिए हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया है, ये दिया हुआ है। इस स्लाइड को आप रोककर ध्यान से देख सकते हैं। आपके प्रीलिम्स की परीक्षा के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि अंग्रेजी का प्रयोग आखिर ना हो इसके पक्ष में क्या तर्क हैं, या फिर अंग्रेजी के प्रयोग के विरुद्ध में क्या तर्क हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 70 साल हो गए हैं और इंडिया इज स्टिल फाइटिंग ओवर अ नेशनल लैंग्वेज। ध्यान से समझते हैं। देखिए जब सांसदों के भाषणों को संविधान में वर्णित सभी 22 भाषाओं में तुरंत अनुवाद करने की व्यवस्था है तो ऊपरी अदालतों में इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन निकल कर सामने आता है। तो अंग्रेजी क्यों यूज नहीं होनी चाहिए ये हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि याचिकाकर्ता अंग्रेजी में पारंगत ही नहीं है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं जिनको एक्सेप्शंस को अगर हटा दे तो वहाँ पर अगर आपने याचिका दर्ज करनी है तो जो अंग्रेजी में लिखी गई याचिका है केवल वही स्वीकार होती है। लेकिन याचिकाकर्ता अंग्रेजी को जानते ही नहीं है तो वकील जैसा लिख कर देते हैं वैसा ही हो जाता है। दूसरी बात क्या है, अक्सर जो पार्टियां हैं यानी कि जो वादी और प्रतिवादी हैं वो सिर्फ लोकल लैंग्वेज को ही समझते हैं, तो इसीलिए भी जो है अंग्रेजी नहीं ज़रूरी है। फिर मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं, ये आप समझ गए होंगे। इसके अलावा देखिए अगर जो कानून के राज्य विश्वविद्यालय हैं वो हिंदी या फिर क्षेत्रीय भाषाओं में ही जो है कानूनी शिक्षा को प्रदान करते हैं, ठीक है, और वहाँ से जो एक तरीके से कानूनी शिक्षा हिंदी में मिली है उसको पढ़ने के बाद जब कोर्ट में अंग्रेजी में कार्रवाई करनी पड़ती है तो थोड़ा सा असहज जो है स्थिति वकीलों के लिए जो कि वहाँ से पढ़ के गए हैं हो जाती है। गैर अंग्रेजी भाषी वकीलों को जगह प्रदान करने वाली एक समावेशी प्रणाली, अंग्रेजी तो बहुत कम लोग जानते हैं, तो एक इंक्लूसिव सिस्टम अगर आपको बनाना है अपनी जुडिशरी का तो इंग्लिश के स्वामित्व को प्रभुत्व को आपको हटाना होगा। देखिए एक तर्क दिया जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कानूनी शब्दावली को समझाने में ज़्यादा असरदार है, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए क्योंकि विधि आयोग ने हिंदी में करीब 20,000 कानूनी शब्दावली तैयार की है और हम प्रयोग तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर अदर कंट्री की केस स्टडी ली जाए और एग्जाम्पल के तौर पे भारत के लिए रखी जाए, आपकी आंसर राइटिंग में भी इस तरह की केस स्टडी काम आती है, तो जो यूएई की राजधानी अबू धाबी है उसने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और उस फैसले में उन्होंने
अरबी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को अपनी अदालतों में तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी, यानी कि एक अरब कंट्री उसने हिंदी को अपने यहाँ जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कोर्ट्स में मान्यता दी है। इसके बाद देखिए नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति क्या कहती है कि 5वीं तक कक्षा की पढ़ाई जो है मातृभाषा में की जाए, और इसके अलावा भी जो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर जो है बात करती है, इसका मतलब क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये उसके साथ भी क्या है, तालमेल बिठाता है। तो ये कुछ तर्क हैं जो अंग्रेजी के विरुद्ध हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि या संसद को कानून बनाकर एकदम से अंग्रेजी को हटा देना चाहिए, क्या ये इसका समाधान है? ये भी दरअसल समाधान नहीं है, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि आपके जो अनुच्छेद है, अगर हम संविधान की बात करें तो जो आपका आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 343 है, 346 है, 347 है, 350 है, 351 है, इसमें कहीं भी अंग्रेजी को ही आप प्रयोग करें केवल, ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन फिर भी अंग्रेजी का अपना एक महत्व है और इसको कम्प्लीटली हटाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों है, क्या महत्व है? देखिए भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए हमारे पास कोई राष्ट्रीय भाषा तो है नहीं, क्योंकि सभी राज्यों की अपनी अपनी आधिकारिक भाषा है और ऐसा करने के लिए वो संवैधानिक रूप से स्वतंत्र भी हैं, अलग अलग भाषाओं वाला देश। तो अंग्रेजी क्या है, व्यवस्था में एक रूपता लाती है। अब मान लीजिए यूपी की अदालत में कन्नड़ में कोई वकील साहब जिरह करते हैं, तो क्या एक इंक्लूसिव सिस्टम हो पाएगा? क्या उनको एक दूसरे की बात समझ में आ पाएगी? तो ये भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा अगर स्थानीय भाषाओं को स्थानीय अदालतों में एक तरीके से अनुमति दे दी जाए तो एकाधिकार उन भाषाओं का हो जाएगा। किसी दूसरे क्षेत्र का वकील किसी दूसरे क्षेत्र में जिरह करना संभव ही नहीं हो पाएगा। या फिर मान लीजिए जो जज साहब हैं उनको वकील किस भाषा में बात कर रहे हैं अगर यही समझना है, तो क्या आप जजेस से ये उम्मीद करते हैं कि जिस भाषा को वो समझते नहीं हैं उस भाषा में जिरह सुनकर फैसला दें? तो ये भी एक समस्या है। इसके बाद देखिए निचली न्यायपालिका बाहरी उम्मीदवारों के लिए प्रतिबंधित हो जाएगी। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, देखिए जो आपके जुडिशरी के एग्जाम्स होते हैं उनको एग्ज़ाम देने वाले जो एक तरीके से आप मान लीजिए एस्पिरेंट्स हैं, वो काफ़ी डिसएडवांटेज में आ जाएंगे, क्योंकि वो अपनी स्टेट के अलावा फिर बाहर की स्टेट का एग्ज़ाम तो दे ही नहीं पाएंगे अगर आप क्षेत्रीय भाषाओं को जो है प्रधानता दे देंगे। ठीक है, पार्टियों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। आपने जो है हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं की अनुमति दे दी, लेकिन अगर आपको अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें अपील के लिए हर चीज़, हर एक दस्तावेज इंग्लिश में होना चाहिए। तो इसके ट्रांसलेशन ये अपने आप में खर्चीली प्रक्रिया है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स इसमें रहते हैं, तो उसका जो वित्तीय खर्चा है वो पार्टियों पर आ जाएगा। इसके अलावा देखिए कानून की किताबें अंग्रेजी में हैं, पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, संसद में कानून भी अंग्रेजी में बनते हैं, और अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो इस कानून जैसे विषय को बेहतर तरीके से समझा भी पाते हैं। तो इसीलिए अंग्रेजी का भी अपना एक महत्व है। तो हमने दोनों पक्ष समझे कि दरअसल हिंदी क्यों होनी चाहिए और अंग्रेजी को एकदम पूरा हटाने की क्यों ज़रूरत नहीं है। अब हम समझते हैं तो फिर एक वे फॉरवर्ड क्या हो। तो सबसे पहली बात तो समझने की ज़रूरत है कि भारत अनेकता में एकता का देश है। हाल ही में देखिए पटना उच्च न्यायालय में जो राज्यपाल थे उन्होंने राष्ट्रपति की सहमति से मामले को दर्ज करने के लिए एक वैकल्पिक भाषा के रूप में, यानी कि एक ऑल्टरनेट लैंग्वेज के रूप में हिंदी के उपयोग को अधिकृत कर दिया है। तो आप क्या है समानांतर रूप से दो भाषाओं को लेकर चल सकते हैं कि इंग्लिश में भी काम होता रहे लेकिन आप अन्य भाषाओं को भी मौका दें। इसके बाद देखिए भारत के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे राजन गोगोई, उन्होंने जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को 6 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का एक तरीका निकाला था, जिससे जो वादी हैं, जो स्थानीय हैं, वो उसको समझ सके। तो इस तरह के उपायों का प्रयोग किया जा सकता है। अभी 6 लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन है, इसको और बढ़ाया भी जा सकता है।
उसके बाद देखिए, न्यायिक प्रणाली में स्थानीय भाषाओं का उपयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन अंग्रेजी को भी जो है उपयोग से पूरी तरह बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ये जो वोकल फॉर लोकल है, ठीक है, इससे देखिए न्यायिक व्यवस्था में लेकर आना चाहिए। जैसे हमारे पीएम ने एक नारा दिया था, वोकल फॉर लोकल, तो इसको जुडिशरी में भी लेके आने की ज़रूरत है। इससे डेमोक्रेसी जो है वो इस न्यायिक व्यवस्था में भी आएगी। लोकतंत्रीकरण की दिशा में जो है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। तो ये कुछ हमने जो है चीज़ें थी, कुछ पॉइंट्स थे, समझे। कंप्लीट कवरेज के साथ हमने अपने टॉपिक को ख़त्म किया। अब हम देखते हैं कि अगर मुख्य परीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो किस प्रश्न का अभ्यास आप इस टॉपिक से कर सकते हैं। अदालतों में हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करने के कदम का समर्थन करने के लिए आप क्या तर्क देंगे, चर्चा कीजिए। तो ये जो प्रश्न है इस पर आप उत्तर लेखन का अभ्यास अवश्य कीजिएगा। अब अगर बात की जाए प्रारंभिक परीक्षा की, तो कुछ चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप अपनी बुक से इसको पढ़िएगा कि भारत के किन राज्यों में न्यायालय की कार्रवाई हिंदी में करने का वैकल्पिक एक प्रावधान है। इसके अलावा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, अनुच्छेद 348 किससे रिलेटेड है, उच्च न्यायालयों की कार्रवाई में हिंदी को प्राधिकृत करने में राज्यपाल की क्या शक्ति है, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं को कौन जोड़ सकता है या हटा सकता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अपनी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पता होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी फीडबैक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।